अपने राजनीतिक जीवन में अगर किसी को राजनीतिक गुरु मानता हूँ तो एक पूर्व विधायक हमारे हुआ करते थे, स्वर्गीय सावना लकड़ा जी। मैराडोना और पेले का मैं शुरू से बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। मैं ग्राम प्रधान भी रहा हूँ अपने गांव का। प्रदेश के लिए सबसे बड़ा अगर कलंक है तो पलायन और विस्थापन है। जोहार, नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जाने अपने विधायक कार्यक्रम में हम आज आपको रूबरू करेंगे झारखंड विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप से। राजेश कच्छप जी अपनी संघर्ष की बदौलत, अपने कामों की बदौलत और अपने व्यक्तित्व की बदौलत इन्होंने एक अपनी अलग पहचान झारखंड विधानसभा में बनाने का काम किया है। सदैव संघर्ष में रहने वाले और आम आवाम की बात को विधानसभा में उठाने वाले राजेश कच्छप जी का हम विधानसभा टीवी में स्वागत करते हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। मैं झारखंड विधानसभा टीवी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से राज्यवासियों से, देशवासियों से अपना जोहार अर्पित करता हूं। निश्चित तौर से एक राजेश कच्छप एक अननोन नाम था जिसकी कोई बहुत बड़ी पृष्ठभूमि नहीं रही थी। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट आंदोलन, झारखंड आंदोलन के बदौलत धीरे धीरे करके अपनी पहचान, अपनी साख बनाते हुए जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना है, राजनीति में आना होता है और राजनीति में सक्रिय रूप से फिर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है। और इसका खामियाजा ऐसे भी आया एक समय में कि खास करके मेरे पिताजी मुझसे कई एक महीनों तक, इवन कि मैं बोलूं कि साल तक मुझसे ठीक से बात नहीं किए। कारण क्या है कि एक ज़माने में राजनीति को लोग एक दूसरे दृष्टिकोण से भी लोग समझने का प्रयास करते थे। उसमें भी खास करके जो ट्राइबल फैमिली है उनका विचारधारा एकदम सीधी नौकरी का रहता है, व्यवसाय भी नहीं रहता है, नौकरी की मानसिकता होती है। उस बीच में एक आम लड़का को राजनीति में आना निश्चित तौर से संघर्ष भरा ये रहा है। और आज आपके सामने बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। निश्चित तौर से आप तमाम झारखंड विधानसभा टीवी का टीम को मैं अपनी ओर से बहुत सारी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, अगर देखा जाए 90-95 का दशक होगा के टाइम से ही छात्र आंदोलन, छात्रों का डिमांड को लेकर के हम लोग चूँकि हॉस्टल लाइफ रहते थे तो हम लोगों को भीड़ के शक्ल में भी लोग बुलाया करते थे। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप रही थी तो उसमें जाया करता था। और उसी टाइम में मैं एक टाइम ऐसे था कि मैं आजसू से भी जो छात्र विंग था तो उस टाइम में आजसू कोई पार्टी नहीं थी, उसके साथ भी काम करने का अवसर मिला है। फिर आदिवासी छात्र संघ जो है, जो हॉस्टल वगैरह जो है उसमें कुछ डिमांड्स होते थे, उसमें काम करने का अवसर मिला। झारखंड आंदोलन में स्टूडेंट के रूप में कुछ काम करने का अवसर मिला। उसके बाद में NSUI एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक छात्र विंग है, उसमें काम करने का अवसर मिला। और मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो 95-96 के बाद से एक्चुअली मैं अपने राजनीतिक जीवन में अगर किसी को राजनीतिक गुरु मानता हूँ तो एक पूर्व विधायक हमारे हुआ करते थे खिजरी विधानसभा के, जो स्वर्गीय सावना लकड़ा जी। मैंने कई एक बार, ऐसे नहीं कि नौकरियां नहीं हुई, नौकरी में सेलेक्ट भी हुआ, लेकिन वो जो राजनीति मंशा और वो गुरु का एक मार्गदर्शन, उनका मुझे एक चीज़ बोलते थे
कि तुम अच्छा ऑफिसर बन सकते हो, अच्छा कर लोगे, हो सकता है कि ट्राइबल हो, रिजर्वेशन भी है तो अच्छा अच्छा कर भी लोगे, अच्छा पद पे भी जाओगे। लेकिन वो उस टाइम में देखिए वो हमको बोलते क्या थे कि नहीं तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे, फिर समाज के लिए तुम नहीं जी पाओगे, अपने और अपने परिवार के लिए। फिर एक आध बार ऐसे हुआ कि मैं ज्वाइनिंग लेटर जो हमारा आया तो मैं गया, बोला कि मैं बाबा बोलता था उनको, तो बोलता है कि बाबा नौकरी हो रहा है, जाना चाहते हैं। तो वही बात बोले कि अब सोच लो, विचार लो। उनका कहना है कि मेरे बाद कोई नहीं है मेरा उत्तराधिकारी, तो कोई तो करने वाला। एक्चुअली वो मुझे परखे ऐसे कि राजनीति, जब वो एमएलए थे तो कुछ क्षेत्र था उस टाइम में बिहार, कोई रोड भी नहीं था, हमारे गांव के आसपास में भी रोड नहीं था। तो मुझे बोले कि वो मीटिंग कराना चाहते थे, बड़ी मीटिंग कराना चाहते थे, और मैं वो मीटिंग करवा दिया उनको। स्टूडेंट मतलब लाइफ में पढ़ाई करता, तैयारी करता था, कंपटीशन की तैयारी करता था, मैंने मीटिंग करवाया तो देखा कि इसमें एक छुपा हुआ राजनीति तो हो सकता है। तो उन्होंने परख लिया और मुझे हमेशा ही मेरे घर आते थे, मुझसे बात करते थे, अगर नौकरी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, तो फिर बोलते थे कि खेती बाड़ी बहुत सारा है, बाप दादा का खेती बाड़ी है, वही वही करूँगा। ऐसे करते 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 सक्रिय रूप से मैं समझता हूँ कि 2000 के बाद अपने को राजनीति में पूरी तरह से झोंक लिया। आपका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म तिथि क्या है, आपके माता पिता का क्या नाम है? देखिए, मेरा जो जन्म स्थान है नामकुम प्रखंड का एक चेने गांव है, रांची जिले का नामकुम प्रखंड का रामपुर पंचायत और राजाउलातू का एक गांव है चेने। तो चेने का एक टोला है लुपुंग टोली। तो मेरा जन्म स्थान वहीं पे है और मैं घर पे ही जन्म लिया हूँ। तो जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि 31 दिसंबर 1978। और आपके माता पिता का क्या नाम? मेरे पिताजी का नाम है श्री जगन्नाथ कच्छप और माताजी का नाम है श्रीमती फगनी कच्छप। अच्छा, ये कच्छप टाइटल कहाँ से आया? देखिए, कच्छप का मतलब होता है, एक हमारे जितने भी ट्राइब्स हैं, जो है जनजातीय समुदाय है, उनका एक एक गोत्र होता है। तो कोई किसी का पेड़ से होता है, किसी का जीव जंतु से होता है। तो एक कछुआ है, कछुआ से हमारा गोत्र कच्छप हुआ। सबसे दीर्घायु कछुआ होता है जो माना जाता है जी, सबसे लंबी आयु कछुआ की होती है। और बहुत संयमित रहने वाला भी जीव है कछुआ, निश्चित तौर से विनय जिस चीज को कह सकते हैं कि संयमित और दीर्घायु और हमेशा प्रयत्नशील रहने वाला प्राणी है कछुआ। अच्छा, तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मैंने स्कूलिंग अगर देखा जाए तो मैं 6 तक का, 6ठी क्लास तक ही गांव के बगल में ही एक सन जोसेफ मिडिल स्कूल राजाउलातू है, मैंने 6ठी क्लास तक का वहाँ पढ़ाई की। 6ठी के बाद में मैं फिर सन जोन्स आ गया। सन जोन्स रांची में था, पुरलिया रोड में। फिर सन जोन्स में आया। फिर वहाँ से मैट्रिक करने के बाद फिर मैं आपको सन जेवियर्स कॉलेज रांची में हिस्ट्री में ऑनर्स करके फिर पास आउट हुआ। और ये अगर देखा जाए तो कुछ दिन रेंट में भी रहने का अवसर मिला। होता क्या था कि बहुत बार ये नहीं मिल पाता था, हॉस्टल फुल रहता था, तो कुछ दिन रेंट में मिला। लेकिन बारंबार जो हमारे फादर थे, उनको प्रिंसिपल जो थे, उनको बोल करके कि बहुत परेशानी होती है, तो फिर कुछ दिन के बाद में फिर मुझे हॉस्टल में रखा गया। तो बचपन में राजनीति में आने की इच्छा थी कि कुछ और बनना चाहते थे और बन गए कुछ और? देखिए, मैं तो अगर देखा जाए तो मैं निश्चित तौर से एक अधिकारी बनना चाहता था और मुझे शुरू से ही एक पुलिस अधिकारी बनने का बहुत शौक रहा था। ना सोचते हुए भी राजनीति में एक सोच पैदा हो गया, करते करते मैं राजनीति जीवन में सक्रिय हो गया। छात्र जीवन की कोई ऐसी घटना जो राजनीति में जाने के लिए आपको प्रेरित किया हो, या कोई ऐसा संस्मरण जो लगा कि नहीं अब हम राजनीति से ही
समाज को बेहतर बना सकते हैं, समाज में सुधार ला सकते हैं? अगर देखा जाए तो झारखंड अलग के बाद में करप्शन भी बढ़ा है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मैं एक घटना ऐसी हुई है कि एक बार 2001 की मैं घटना बता रहा हूँ, 1 या 2 की होगी। एक थाना में मामला था, एक मोटरसाइकिल का मामला था। मेरे एक परिचित थे। वो थाना वाला, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे कम से कम एक मोटरसाइकिल के लिए नहीं भी तो नहीं, मुझे 1 हफ्ता से ज़्यादा दौड़ाया। रोज़ बुलाता था, काम ही नहीं करता था, सिर्फ उसको साइन करना था। ये अनगढ़ा थाने की बात मैं बता रहा हूँ। नहीं हुआ, नहीं क्या करते करते फिर जब मैं चूँकि स्टूडेंट था, पढ़ा लिखा था, तो मैं चल गया एसएसपी के पास में। एसएसपी उस टाइम में मुझे लगता है कि रांची के एसएसपी रहे थे एमबी राव साहब। तो मैं बोला कि सर इस प्रकार का बात है। उन्होंने फ़ोन भी लगाया, लेकिन देखा क्या कि बावजूद वो घुमाने लगा मुझे। उनको चाहिए था मुझसे 2000 रुपया, तो लास्टली नहीं दिया उसको मैं 2000 रुपया। फिर मेरा एक परिचित थे, मैं उनके पास गया, बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है, बताइए मेरा मोटरसाइकिल फंसा हुआ है, ये दे नहीं रहा। फिर वो जा करके तो एक जीवन में एक लगा कि ये राजनीतिक जीवन भी अगर आप करना चाहें तो लोगों की बहुत सेवा कर सकते हैं। चाहे वो आप ब्लॉक में, अंचल में, थाना में, कचहरी में, कोर्ट में, कुछ रास्ता आप दिखला सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ में कि एकदम सक्रिय भूमिका निभाने का। जब मैं गांव में था तो हमारे गांव में देखिए बिजली नहीं थी, रोड भी नहीं थी। रोड मतलब एकदम कच्चा रास्ता, 4 व्हीलर को तो जाना ही नहीं था। अगर शादी ब्याह भी होती थी तो बस को भी लगता था कि एकदम आधा किलोमीटर पहले रोक दिया जाता था, फिर वहाँ लोग तैयार होकर के जाते थे। जब मैं राजनीति में स्टार्ट किया, जब प्रयास किया उस टाइम में प्रयास किया, तो फिर मैंने उस रास्ता वगैरह को बनवाया, फिर आपका बिजली लगवाई बहुत दिनों के बाद में। फिर करते करते लगा कि बहुत कुछ राजनीति में ही समाहित है। जो काम अन्य लोग नहीं कर पाएंगे वो काम राजनीति से संभव है। और पहली बार आप चुनाव लड़े 2019 में? देखिए चुनाव तो मैं लड़ा, देखिए चुनाव मैं लड़ा 2009 में पंचायत समिति का। अच्छा। तो मैं रामपुर पंचायत से 2009 से पंचायत समिति भी रहा। अच्छा, सदस्य पंचायत समिति के सदस्य भी रहा। जी। उसके बाद में 2014 में फिर मैं जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा नामकुम से। मैं जिला परिषद का मेंबर भी रहा। यहाँ भी प्रमुख के लिए फाइट किया था, उप प्रमुख के लिए, फिर यहाँ भी जिला परिषद चेयरमैन के लिए फाइट किया था, नहीं हो पाया दोनों। उसके बाद में पार्टी के द्वारा 2014 में टिकट होते होते नहीं मिला। फिर इसी बीच में हमारी एक बहुत बड़ी एक घटना हो जाती है कि उसी बीच में हमारा जो परिवार थी उनका देहांत हो जाता है 2013 में। तो एक बड़ा पहाड़ टूटने के बाद में आप उसके बाद सामाजिक राजनीति से बहुत दिनों तक एकदम जो है कि किनारे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके आपके कार्यकर्ता होते हैं, उनका कहना है कि अगर आप ही बैठ जाइएगा तो हम लोग किनके सहारे चले। तो फिर धीरे धीरे करके आना होता है। फिर 2019 में कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है और फर्स्ट बार विधानसभा का चुनाव, खिजरी विधानसभा, हाँ सुरक्षित सीट है, आप जीत कर आए 2019 में। 2019 में टिकट और ये मिला। बड़ा संजोग है कि उस समय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता, आज भी नेता हैं, और उनके पिताजी राजीव गांधी भी त्रिस्तरीय पंचायत को मजबूत करने का काम किया, जिसके आप सदस्य रहे, पंचायत से लेके जिला परिषद तक। तो और आज भी आपके राहुल गांधी नेता हैं। तो हमारी एक दिलचस्पी आपसे है जानने की कि राजनीति के अलावा आप और किन चीजों को पसंद करते हैं? देखिए खेल में खासा दिलचस्पी है जी। खेल में
आज भी कई पैर तुड़वाया हुआ हूँ, कई फुटबॉल का बहुत प्रेमी रहा हूँ, फुटबॉल खेल का। और आज भी जब लोग बुलाते हैं कई मैच का उद्घाटन करने के लिए, तो मन करता है कि पूरा मैच देखूं। और आप यकीन नहीं करेंगे, प्लेयर बॉल को मारता है तो मेरा पैर भी चलता है। मतलब ये तो फुटबॉल में किस पोजीशन से आप खेलते थे? देखिए, मैं हाफ हाफ बैक से खेलता था। हाफ बैक, हाफ बैक से खेलता था, लेफ्ट 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 हाफ से खेलता था मैं। और स्टेमिना अच्छा रहा था, तो तो इसलिए आपका पसंदीदा खिलाड़ी फुटबॉल में ये? देखिए, मैं आज भी मैराडोना और पेले का मैं शुरू से बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, जी बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। और देखता था, उनका गेम को देखता था। और एक चीज़ है, माराडोना का एक शॉट है पलट करके मारने का, आज भी मेरा वो फेवरेट शॉट रहा था, लेकिन अब नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, खेलते रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का लचीलापन समाप्त हो जाता है, उसके लिए आपको लचीलापन और की आवश्यकता। फुटबॉल के अलावा और किसी खेल में दिलचस्पी है आपकी? फुटबॉल खेल के अलावा मेरी अगर खेल बोला जाए तो मुझे खेती गृहस्थी की बहुत मतलब मैं शुरू से ही मानसिकता, क्योंकि समाज को भी दिखाना है, अपना भी रुचि है। जी जी, बागवानी वगैरह में काफी रुचि बागवानी है। वगैरह, सब्जी उगाना, जो सीजनल फसल है उस पे अपना समय देना, ये सब। आजकल ऑर्गेनिक का जमाना है कि ऑर्गेनिक फसल उगाने का, तो इस दिशा में भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं आप? देखिए, अब तो आना पड़ेगा ऑर्गेनिक की ओर में। जी अब देखिए, हरित क्रांति जरूर आई, हरित क्रांति जरूर आई, लेकिन लोगों का आयु भी घटा। आप हरी सब्जी के नाम से, हरी सब्जी के नाम से आप अगर एक हिसाब से देखें तो एक स्वीट भोजन ही आप ले रहे हैं। और अगर आज ऑर्गेनिक की ओर आते हैं, तो आयु भी आपकी लंबी होगी, सेहत भी आपका ठीक रहेगा। तो मैं तो अपील करूंगा आपके माध्यम से कि अगर आपका छत भी है, तो छत में भी आजकल बहुत सारा गमला वगैरह में भी लोग खेती करते हैं। मिर्चाई का खेती तो आप कर ही सकते हैं, जी खीरा का कर सकते हैं, तरबूज का कर सकते हैं, आप कद्दू का कर सकते हैं, करेला का कर सकते हैं। मतलब जो लरंग वाला जो है उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए आप अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं, और परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? विनय जी, ये जो है, अगर कभी हमारी हमारे घर वाले, हमारी वाइफ देखेंगी तो बोलेंगी कि आ, देखिए, एक चीज़ है। मैंने पत्नी है और कितने बच्चे वगैरह हैं आपके? 3 बेटियां हैं। तीन बेटी है। मैंने कहा ना, 2 शादियाँ, जी दो जी जी शादी जी, हुई, तो दो, एक से जो छोटी वाली जो जी बाद में जिनसे जी किया, उसे एक बेटी है, जी और पहले वाली से 2 बेटी है। जी, तीन बेटी है। हाँ जी। चलिए, अच्छा है, बेटी को आगे बढ़ाना है समाज को बेहतर बनाने के लिए। जी आपने जो सवाल किया, जी देखिए, सार्वजनिक जीवन में और खास करके उसमें राजनीतिक जीवन में परिवार के लिए वास्तव में सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो साथी हैं, जो माननीय विधायकगण हैं, उनके पास में परिवार के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। परिवार को आप वक्त कब देंगे? जब आप आएंगे, घर आएंगे, तो बच्चे खा पी करके, पढ़ लिख करके, अपना होमवर्क करके सो जाते हैं। आप अगर परिवार के नाम से केवल आपकी जो फैमिली है, आपकी जो पत्नी है, वही जगी रहती है कि भाई कुछ खाने उन्हें के लिए पूछ लेते हैं। बाकी नहीं तो ऐसे है कि परिवार के लिए वक्त वास्तव में नहीं निकल पाता है। प्रयास हम लोग भी करते हैं कि एक आध दिन, मुझे बच्चों का प्रिंसिपल के द्वारा फ़ोन आता है कि सर, मैं कभी कभी बच्चों से मिलती हूँ, पापा टाइम देते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं, पापा तो कभी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों के साथ में मन करता है, बच्चों के साथ मन करता है कि भाई कभी उनको कहीं खिलाने के लिए ले जाऊँ, मार्केटिंग करने के लिए ले जाऊँ। बेटी का बर्थडे था, ऐसे ऐसे व्यस्त हो गए, ऐसे कार्यक्रम में उलझ गया कि रात को 10 बजे घर पहुंचा। बेटी का बर्थडे में अब सो रही थी, फिर बड़ा मुश्किल से उठा करके, फिर ये करके, सिंपल घर परिवार के ही लोग थे। तो इस प्रकार का भी हम लोगों को कहीं कहीं फेस करना पड़ता है, घर परिवार से भी। जब आप अपने क्षेत्र की किसी समस्या का निराकरण नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, चूंकि विनय जी,
मैं ग्राम प्रधान भी रहा हूँ अपने गांव का। और मैं ग्राम प्रधान जब था तो उस टाइम में मैंने अपने गांव में बिजली लगवाया। हमारे गांव को 5 टोला होते हैं, एक टोला में था, 4 टोला में नहीं था। चारों टोला में हमने बिजली लगवाया। रोड नहीं था, हमने रोड बनवाया। तो एक उत्साहित हूँ कि भाई काम होता है। देखिए, मैं जब काम नहीं होता है तो अपने आप से भी खिन्न होता है, अधिकारियों के प्रति भी थोड़ा गुस्सा बढ़ता है। देखिए, अभी अभी सबसे अगर आप अगर देखेंगे कि आप चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे किसी टेक्निकल अधिकारी ये बोल दे कि ये काम आपका नहीं हो पाएगा, समय लगेगा, तो कभी कभी लगता है कि भाई आप जिस काम के लिए बैठे हैं आप करिए, फाइल को बढ़ाइए। तो रुकता है तो बहुत दुख होता है क्योंकि जद्दोजहद में हर कोई रहता है कि अपने क्षेत्र का विकास हो। जी, वर्ष 14 के बाद से झारखंड में अस्थाई सरकार है और उसके पहले मिलीजुली सरकार का दौर चला था, तो अब क्या बदलाव देखते हैं 14 से अब तक? देखिए, झारखंड बनने के बाद सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तो सर्वांगीण विकास किसको कहा जा सकता है? स्टूडेंट जब पढ़ के निकलता है तो रोजगार के लिए उसको अवसर मिले। क्योंकि यह समाज जो है कि विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्म के लोगों का एक समाज हमारा भारतीय समुदाय है। सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए और आर्थिक विकास भी होना चाहिए। अभी अगर झारखंड में आप देखेंगे विनय जी, तो आप देखेंगे कि अगर जहाँ पे शहरीकरण हो रहा है, बड़ा दिल को बड़ा तकलीफ लगता है कि कानून को धत्ता बताते हुए अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कुछ हुआ है तो जमीन का कारोबार बढ़ा है। तो 2014 के बाद से अगर आप देखें तो रघुवर जी की सरकार आई, लेकिन इसमें जो ट्राइबल्स और यहाँ के जो मूलवासी हैं उनका मानना है कि भाई हमारा सांस्कृतिक विकास भी हो, हमारा सामाजिक विकास भी हो, जिसमें अगर देखा जाए तो पिछली सरकार 14 वाली सरकार को नाराजगी झेलना पड़ा। नतीजा क्या है कि उनकी सरकार नहीं बन पाई। इसीलिए अभी का वर्तमान सरकार में जो आपकी सरकार है, हाँ जी जी बिल्कुल, अभी जो हेमंत जी की जो अगुवाई में सरकार, हम लोग भी इस बात को बोलते हैं। आपकी पार्टी भी गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस पार्टी भी है, सरकार में है। जी। हम लोग छोटे भाई की भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उसमें भी आज भी हम लोग इसी बात को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग कहते हैं कि सिर्फ खनिज का दोहन करके ही विकास नहीं किया जा सकता है। ये तो आज ना कल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम दीर्घकालिक अगर हमको चलना हो तो हमको इस संसाधन को कुछ ना कुछ बचा करके चलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि दोहन उतना हो कि प्राकृतिक हमारा सुरक्षित रहे। उम्मीद सरकार से हम लोग अभी जैसे हम लोग प्रयास ये करते हैं कि अपनी सरकार है तो प्रयास, सोच सबका, विजन सबका अपना अपना होता है। हमारा भी विजन है कि सामाजिक विकास जिसमें यहाँ के लोगों का भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, ये तमाम चीज को भी विकसित कर उनके अनुरूप विकसित किया जाए। आर्थिक विकास तो आपको कराना ही पड़ेगा और आर्थिक विकास में हर किसी को आप सिर्फ फैक्ट्री लगा करके नौकरियां नहीं दे सकते। आप अगर देखिए, हम स्वरोजगार के भी अवसर पैदा करने, स्वरोजगार के अवसर ही आपको पैदा कराना पड़ेगा। और जो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है विस्थापन, पलायन, ये 2 बड़ी समस्या है झारखंड की। ये कलंक है जी विनय जी, ये प्रदेश के लिए सबसे बड़ा अगर कलंक है तो पलायन और विस्थापन है। आज के तारीख में कभी अगर आपको अवसर मिले तो आप अगर जाएंगे महानगरों में तो आप देखेंगे कि मेरे प्रदेश के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं।
लेकिन आपकी सरकार तो अवसर प्रदान कर रही है राज्यों में नौकरियों को। देखिए, प्रयास वही करें, इसीलिए इसीलिए हमारे पास में संसाधन की कमी नहीं है। जी। हमारे पास में बहुत सा पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत सारे हम बहुत बेहतर कर सकते हैं बेहतर कर सकते और हैं, बहुत रोजगार सृजन कर रोजगार सृजन करा सकते हैं। खेती के कृषि के क्षेत्र में भी हम बहुत सारे, हमारे पास में बहुत सारा विकल्प है। खेती में भी हम जो है कि हम लोगों को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। खेल को भी बढ़ावा देके हम यहाँ रोजगार पैदा कर सकते हैं। देखिए, एक ज़माना था जब मैं खेलता था फुटबॉल, उस टाइम में यहाँ पे मेकॉन हुआ करता था, एजी हुआ करता था, रेलवे हुआ करता था। ये प्लेयर्स को सिलेक्ट करते थे और नौकरियां देते थे, लेकिन बीच में ये ख़त्म हो गया था। अभी कम से कम हेमंत जी की अगुवाई वाली सरकार ये पहल किया है कि भाई अगर आपका इंटरेस्ट खेल में है तो खेल के माध्यम से आप अपने जिला का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करिए। आपके भविष्य को सुरक्षित हम करेंगे, जितना बन पड़े आपका जो जो लेवल है, आपको जहाँ पे नौकरियाँ। तो हम लोग इसीलिए तो सीधी नियुक्ति की भी व्यवस्था कराने का प्रयास किया गया है, ताकि आप खेल तो सिर्फ फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट नहीं है कि हॉकी नहीं है, बहुत सारा खेल है। लेकिन यहाँ यहाँ हॉकी के लिए जाना जाता है झारखंड। जयपाल सिंह जो पहले ओलंपिक में जो 1928 में हुआ था जब स्वर्ण पदक, तो उस टीम के कप्तान थे अपने खूंटी के जयपाल सिंह जी, और आज भी सलीमा टेटे वगैरह खेल रही हैं ओलंपिक में। तो हॉकी को भी बढ़ावा, और हॉकी के टूर्नामेंट भी यहाँ काफी होने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि हॉकी में भी बढ़ावा देके भी रोजगार का अवसर पैदा किया जा सकता है। देखिए विनय जी, आज हम लोग झारखंड विधानसभा टीवी का चैनल में हम लोग बात कर रहे हैं, और बड़ा सौभाग्य है कि आपने हॉकी की बात कही। आज कम से कम गर्व की बात है कि कम से कम हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी खेल यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसमें विभिन्न देशों के लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। ये हमारा सौभाग्य है, और ये हॉकी को अवसर मिला है, और बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी हैं। चाहे आप पुरुष वर्ग में देख ले, चाहे आप महिला वर्ग में देख ले, बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी हैं। निश्चित तौर से इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि राष्ट्र को एक अच्छा प्लेयर्स हम लोग झारखंड से दे सकते हैं। आदिवासी क्षेत्र में टैलेंट की कोई कमी नहीं, सिर्फ है प्रतिभा को निखारने की जरूरत है, उनको बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की जरूरत है। देखिए, मैं समझता हूँ, जो आदिवासी, चूंकि खुद भी आदिवासी समुदाय से हूँ, मैं समझता हूँ ना, यहाँ पे इस समुदाय में संतुष्टि का भाव बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के यहाँ पे कोई बीमार भी हो रहा है, या उसके पास में बेटी का शादी है, पैसा ख़त्म हो गया है, अगर आप उसे कैसे हैं तो बोले कि ठीक है बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा, उतना दुखड़ा नहीं बताएगा। और संतुष्टि का भाव है, उसके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी वो जो है कि बहुत, हाँ, उसका जो चलना चाहिए, घर परिवार चलना चाहिए, देखिएगा संतुष्टि है। और आदिवासी, सिर्फ आदिवासी में नहीं, झारखंड का एक एक लोगों में, इस माटी में ही इतना शक्ति है, इस माटी में ही इतना ताकत है। तभी तो इस देश का पहला आंदोलन भी आप ही के राज्य में होता है। लेकिन ये ठीक है, इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस देश का आज़ादी का अगर पहला लड़ाई अगर देखा जाए तो आपको देखिएगा तो झारखंड में ही हुआ है। आप समिति के, विधानसभा के समिति के सदस्य रहे, सभापति रहे, तो समिति के माध्यम से भी आपका योगदान क्या होता है? देखिए, समिति के माध्यम से बहुत सारे जो जैसे अभी मैं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण में हूँ और प्रत्यायुक्त समिति में हूँ। प्रत्यायुक्त समिति में भी अभी मैं, हमारे जो सभापति हैं, उनके साथ में कई एक सलाह, एक आपसी हम लोग विचार करके, कुछ अधिकारियों के साथ में विचार करके सलाह देने का काम करते हैं सरकार को कि यहाँ पे ये त्रुटि है, इस पे अगर ये सुधार कराया जाए तो हम एक अच्छा पॉलिसी ला सकते हैं। कई एक बार सलाह भी देने का प्रयास हुआ है। प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण में हूँ, वहाँ भी कई एक जो सीनियर लीडर, जो सभापति हैं, बहुत कुछ सीखने का मिलता है। अधिकारियों जो सवाल छूट जाते हैं, उनका प्रयास होता है कि उनका निराकरण समिति के माध्यम से कैसे कराया जाए। और तकरीबन मैं जहाँ भी हूँ, जिस मतलब समिति में हूँ, दोनों की रेगुलर विभागीय बैठक भी होते रही है, जिससे होता क्या है कि
अधिकारी को भी आपको उनका क्या सोच है जानने का अवसर मिलता है, आप क्या सोच रहे हैं, एक बातचीत करके एक निर्णय लेने का अवसर मिलता है। जी और जहाँ पे कभी कमेटी वगैरह में जाना पड़ता है, कमेटी टूर वगैरह में, जब मैं ज़्यादातर जो हमारा इंटरनल जो होता है उसमें जाने का मैं ज़्यादा ये हूँ, क्योंकि राज्य का बहुत सारे बातों पे उसमें चर्चा हो जाती है, तो उसमें भी नहीं होने वाला काम भी बहुत सारा काम हो जाता है। विधानसभा में हम अक्सर आपको देखते हैं एक पत्रकार के रूप में कवर करने के दौरान आप जन समस्याओं को उठाने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अवसर नहीं मिलता है उठाने का, तो उस समय कैसा अनुभव करते हैं? देखिए ये चूंकि मैं सबसे ज़्यादा, आपने कहा कि विस्थापन और पलायन यहाँ का समस्या है, तो हमारे क्षेत्र में विस्थापन भी है, पलायन भी है। अगर मैं एचएससी को बात करूँ तो मैं अपने सरकार से भी, आज भी मुझे याद है कि मैं अपनी सरकार को 5 दिन का बजट सत्र में अवरुद्ध किया था अपनी सरकार का कामकाज को। इसीलिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमारा क्षेत्र भी है, राज्य तो है ही, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमारा क्षेत्र भी है। आज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का पलायन हुआ, उनको स्वरोजगार से जोड़ नहीं पाए, दूसरी ओर हमारा एचएससी बंद हो रहा है, तो अब जो ज़मीन दिया है उनका क्या? आप ठीक है, एक टर्म आप उनको आप नौकरी दे दिए, जो उनका योग्यता था आपने नौकरी दे दी, लेकिन अब क्या, उस ज़मीन का क्या? ये तमाम चीज़ें हैं। तो जब जब देखिए, पूरे सबसे बड़ा पंचायत तो आपको अपनी बातों को रखने का विधानसभा माननीय सदन ही है। तो सदन में जब अवसर नहीं मिलता है, आप रात दिन, मैं आज भी जितना भी 0 आवर का क्वेश्चन भी मैं सुबह सुबह मतलब 12 बजे से प्रयासरत रहता हूं कि भाई जा करके मेरा कहीं छूट ना जाए, मेरा नंबर आ जाए। हालांकि हम देखते ये भी हैं कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो चाहते हैं कि तमाम सदस्यों को पूरा समय मिले, वो अपनी बात को रख सकें, अपनी समस्याओं का निराकरण विधानसभा से करा सकें। उनका लगातार प्रयास होता है, लेकिन कभी कभी जो गतिरोध सदन में पैदा होता है उसके कारण भी कई क्वेश्चन बाधित होते हैं। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जिनकी जितनी सराहना की जाए कम है। बहुत आप जाएंगे फर्स्ट, आप, मैंने कहा कई एक बार, आग्रह भी किया कि सर अवसर दिया जाए, सर हम लोग फर्स्ट टाइम के विधायक हैं, तो थोड़ा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो उनका कहना है कि राजेश जी, क्षेत्र के लिए फर्स्ट टाइमर विधायक हो या 5th टाइमर विधायक हो, सब कोई क्षेत्र के लिए लड़ता है, सब कोई अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ता है, लेकिन प्रयास रहा है। माननीय अध्यक्ष जी का मैं आभार जरूर व्यक्त करना चाहता हूँ, आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी का, जिन्होंने कई एक अवसर प्रदान किया है, और उस अवसर का लाभ लेने का प्रयास भी किया जाता है। और शिकायत, अगर देखिए, पक्ष विपक्ष में गतिरोध की वजह से अवसर नहीं मिलते। जब सदन बाधित हो जाता है तो आपका जो सवाल होते हैं, जन मुद्दे के जो सवाल होते हैं, वे छूट जाते हैं। तो शुरुआत में हम लोगों को लगता था कि अब क्या होगा, मेरा सवाल चल गया, लेकिन अब आते आते जब राजनीति और विधायकी में जब जानने समझने का अवसर मिला, तो अब लगता है कि नहीं, इसमें और भी रास्ते हैं, समिति है, कमेटी है, या फिर डायरेक्ट अधिकारी के साथ बात करके ये तमाम चीज को आप अपने क्षेत्र में किन 2 बड़े कामों को कराना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हो पाया है? देखिए, मैं अगर पर्टिकुलर अगर 2 चीज़ को बोलेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा मैं उसको आगे ले जाना चाहूँगा। ये हमारा शरीर जो है, अगर सबसे पहले हम अगर अपना श्रृंगार करते हैं, बढ़िया से हम कंघी करते हैं, बढ़िया से क्रीम लगाते हैं, अपना लेडीज है तो उसको बाल को ठीक से संवारती हैं, तो पुरुष वर्ग भी अपना मूछ दाढ़ी ठीक ठाक बना करके चलते हैं, तो चेहरा को लोग दिखाना चाहते हैं। क्योंकि राजधानी का एमएलए हूँ, और राजधानी में ही अगर देखिएगा तो विधानसभा भी आप अगल बगल हैं हमारे क्षेत्र से ही, माननीय उच्च न्यायालय भी हमारे क्षेत्र में, प्रोजेक्ट भवन भी हमारे ही क्षेत्र में, जितने भी वीवीआईपी, एचएससी भी हमारे का सबसे बड़ा कारखाना, सबसे बड़ा का मदर प्लांट जो हमारा मदर प्लांट, तो ये हमारा जो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जैसे शरीर में चेहरा को संवारते हैं, उसी प्रकार से राजधानी है तो राजधानी का, राज्य है तो राज्य का चेहरा राजधानी होता है। तो मैंने कई एक बार अधिकारियों से आग्रह किया है कि अभी अगर आप
जमीन को अधिग्रहण करके इसको पथ निर्माण के माध्यम से एयरपोर्ट को, रेलवे स्टेशन को, बस स्टैंड को, एचएससी को, मैं विधानसभा को, हाई कोर्ट को अगर आप जोड़ देंगे तो आने वाला दिन में राज्य को एक बहुत बड़ा राहत होगा कि कोई भी वीआईपी कहीं फंसेगा नहीं। मान लीजिए सिंगल रास्ता है, कहीं पे रोड जाम हो गया, कहीं हो गया, तो वीवीआईपी का अगर मूवमेंट है तो उनको किधर से लाइएगा। और फिर वीवीआईपी के मूवमेंट के कारण आम लोगों को भी कष्ट हो एम्बुलेंस रहा है। एम्बुलेंस एम्बुलेंस आम लोगों को, आम आवाम को भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि रोका जाता है तब आम आवाम को। तो ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। तो ये मैंने कहा है कि सारे लोगों को आप आरसीडी से ले या पथ निर्माण विभाग से आप ले करके राजधानी को चारों दिशा से, और मैं बता दूं आपको, ये जो राजधानी हमारा जो क्षेत्र है वो चांद आकार का है। अब राजधानी को पूरी तरह से चांद के आकार का घेर के रखा हुआ, इसीलिए मैं प्रयासरत रहता हूँ कि हर रास्ता को राजधानी से जोड़ दीजिए। एक ये हुआ। दूसरा चीज क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र में, जैसे अगर रांची में ही अगर आप बात करेंगे तो दसम फॉल भी बहुत नज़दीक में है, हुनरू फॉल बहुत नज़दीक में है, आपको जोना फॉल बहुत नज़दीक में है। तो बहुत सारा जो है कि पर्यटक स्थल हैं, जलप्रपात है। पहाड़ों को जोड़ करके भी, पहाड़ों का बिना खनन किए उनको अगर देखेंगे आप, वो ट्रॉली में जो चलते हैं आपका रोपवे, तो ये रोपवे कब भी डेवलप करा करके हम पर्यटक को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और एक नहीं है, देखिए बहुत दूर लोग नहीं जा पाएंगे। राजधानी में आए हैं तो संथाल परगना दूर हो जाता है, कोल्हान दूर हो जाता है, अब पलामू दूर हो जाता है, लेकिन राजधानी के आसपास अगर आप ये व्यवस्था कर देंगे, पहाड़ों का बिना दोहन किए, नदी का बिना दोहन किए हुए अगर इसमें रोपवे के माध्यम से उसको अगर डेवलप करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये रांची जो है, रांची छोड़ दीजिए, लोग मनाली और जम्मू कश्मीर घूमना छोड़ करके आपके यहाँ पे आना। नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल मिलता भी नहीं, नेचुरल ब्यूटी। अभी हम लोग अंडमान में थे पिछले दिनों, वहाँ कई पर्यटक हम लोगों को मिले, बोले कि सबसे खूबसूरत जगह अंडमान है। तो इसी तरह का जल जंगल, वहाँ समुद्र है लेकिन यहाँ सिर्फ जंगल है, और जंगल की खूबसूरती है जो झारखंड में देखने को मिलती। आपसे हम अंतिम सवाल के रूप में जानना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा राजनीतिज्ञ कौन है? देखिए, निश्चित तौर से अगर पसंदीदा राजनीति आप अगर बोलेंगे तो मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को मानता हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी जी को इसीलिए मैं मानता हूँ कि सरकार एक सैक्रिफाइस करने का जो क्षमता, ठीक है, आप विपक्ष होने के नाते एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन उनमें जिस कुर्सी में बैठने के लिए लोग ललायित रहते हैं, और 2004 में उन्होंने जिस तरह से दो बार प्रधानमंत्री का, दो बार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का कुर्सी पे नहीं बैठना। 91 में पहली बार जब राजीव गांधी के निधन के बाद भी उनको ऑफर आया, ऑफर उस टाइम में भी आया तो था, नरसिम्हा राव को बनाया गया, उस समय भी उन्होंने त्याग किया। और फिर 2004 में 2009 में भी अगर देखा जाए तो चार में तो लोग आंदोलन पे उतर गए थे कि भाई, और उस परिस्थिति में, और जो चपरासी का भी कोई पद नहीं छोड़ना चाहता है, उस परिस्थिति में अगर आप पद का त्याग, प्रधानमंत्री जैसे पद का है, तो राजनीति में निश्चित तौर से मैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैं अपना एक आइडियल मानता हूं। और इस देश में भी कच्छप ये त्याग करने वाले की पूजा होती, चाहे महात्मा गांधी हो या गौतम बुद्ध हो, जिन लोगों ने त्याग किया है उसको ही लोग पूजते हैं। बिल्कुल, तो उसी श्रेणी में आप सोनिया गांधी को रखना चाहते हैं कि त्याग करने वाली महिला है। देखिए, जो महिला उनकी सास की हत्या हो जाती है, जिस महिला की पति की हत्या हो जाती है, जिस महिला का बेटा का जान जोखिम में है, के बावजूद देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और चूंकि इनको तो अगर चाह लेती तो आदरणीय सोनिया जी प्रधानमंत्री हो सकती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस पद को महत्व नहीं दिया, काम को महत्व दिया और देश को महत्व दिया। राहुल गांधी भी अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, अगर राहुल जी की बात को देखिए, हाईली एडुकेटेड व्यक्ति है। अगर आप राहुल जी का क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे,
और उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाला, जी 4,500 किलोमीटर पैदल चलना, ये एक सपना ही तो है। जी जी ये एक सपना है। आप कुछ भी बोल दें, आप रोज मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं, उसमें वो जो है कि 4,500 देश को नजदीक से समझने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, वो निश्चित तौर से राहुल जी का बहुत बड़ा वो तपस्या उसको कहा जा सकता है। तो हम यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं, और जिस बेबाकी से और जिस अंदाज में राजेश कच्छप जी ने अपनी बातों को रखा, तो हमारे श्रोता पसंद करेंगे उन्हें, चूंकि इन्होंने दिल खोल कर हमसे बात की और अपनी सारी बातों को रखने का काम किया। तो हम यही विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में। नमस्कार, जय हिंद। जय